जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम स्टैटिक जीके की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। और स्टैटिक जीके जो है ये इसमें किस टाइप के प्रश्न रहेंगे और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ये आपको सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें तो फिजिक्स है और फिजिक्स के जो पार्ट हमने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, उसी टॉपिक के प्रश्न हैं। और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, साइंस के कंप्लीटली जो मेन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो सिर्फ टॉपिक पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आरआरबी, एएलपी बोलो या फिर टेक्नीशियन, साथ में ले लो आरपीएफ, मोस्ट इंपोर्टेंट एसआई और कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एमपीपीएससी, अदर स्टेट के पीसीएस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट जो हम पढ़ते हैं वही यहाँ पर आपको सारे मिलेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये माइंड लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि यहाँ पर इतना प्रैक्टिस आप कर पाते हैं तो यदि ऑप्शन वाला आपके सामने आ जाएगा तो बहुत आसानी से इजीली आप उस प्रश्न को सही कर देंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करें यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से वीडियो को रोक के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर पढ़ के पूरा बताने वाला हूँ, ठीक। देखो तो यहाँ पर देखें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह कहता है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद कैसी होती है, जब गिरती है किसी पत्ते के ऊपर, पौधे के ऊपर, तो उसकी इस तरीके से गोलाकार होती है, मोती जैसी चमकती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है कि वो गोल क्यों होता है, कोई बनाता है या फिर अपने आप हो जाती है, ठीक है। किस कारण से होता है यहाँ पर, तो कारण आपको बताना है, ठीक है। कि पानी की जो वर्षा की बूंद होती है पत्तियों पर, अपन देखते हैं घास के पत्तियों पर, कहीं पेड़ पौधों की पत्तियों पर, वो गोल क्यों होती है, राइट। तो देखो यहाँ पर उसका कारण क्या है। यदि आपको आता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें, कमेंट करना है। हो सकता है आपको सही आए, हो सकता है आपको गलत आए, लेकिन कमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है। ये कमेंट करें। तो अब इसका आंसर देखो, आपने जो भी आपका आंसर है वो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो यहां पर देख ले, इसका जो आंसर है वो है पृष्ठ तनाव, ठीक है। जो वर्षा का जल होता है या कोई भी जल होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ये कोशिश करता है कि वो कम से कम एरिया में सिमट जाए, ठीक है, या कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है, ठीक है। अपने आप को गोलाकार बनाने की कोशिश करता है, राइट। ये है, तो इसी कारण से यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण ही एक वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। क्लियर है इतना। चलिए तो पहले का तो प्रश्न यहाँ पे ये आंसर इसका क्लियर है कि इसका आंसर क्या है, पृष्ठ तनाव, राइट। ये यहाँ पर क्लियर है। सरफेस टेंशन जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, ST। क्लियर। अब यहां पर देखें अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें यहां पे ये बोला है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ठीक। तो यहां पे क्या है, हम किसी जल में, तालाब में, कहीं मान लो से गड्ढे में या फिर बाल्टी में तेल जब हम लेकिन उस पानी के ऊपर डालते हैं तो जैसे डालेंगे वो तेल पूरा फैल जाएगा और चमकने लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही तेल उसके ऊपर डाला फैल जाता है, क्यों, क्या कारण है कि वो जो तेल है वो जल की सतह पर, तल पर पूरा फैल जाता है। यही प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, क्या कारण है इसका। तो देखो इसका आंसर लगाएं, आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। वन लाइनर फैक्ट है। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि यहाँ पे एक तरफ क्या है, तेल है, देखिए ध्यान से, एक तरफ क्या है, तेल है जिसको पानी के ऊपर हम डाल रहे हैं, ठीक है, पानी, ये है पानी। तो अब यहां पे तेल इसके ऊपर जैसे जाएगा पूरा फैल जाएगा। उसका कारण एक ही है कि उसके ऊपर इसका जो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव, ये पानी के पृष्ठ तनाव से क्या होता है, कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये जो तेल है पानी की सतह पर फैल जाता है, राइट। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। कारण यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से किसका पृष्ठ तनाव कम होता है, किसका अधिक होता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है और तेल का कम होता है, इसलिए वो पूरा फैलता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे तेल का पृष्ठ तनाव में लिख दे रहा हूं पूरा, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, ठीक है।
जल से कम होता है, से कम होता है। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया, लेकिन टोटली यहां पे मैंने समझा दिया कि क्या कारण है इसका। ठीक है, यहां पे ये जल से कम होता है, इसका मतलब ये कि जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे अगला वाला आता है तीसरे नंबर पे। देखो तीसरे नंबर के प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसको फिर समझे, उसके बाद अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट करें। ठीक है, आलसी बिल्कुल नहीं करना है कमेंट करने में आप आलसी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना है। जिसकी पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो वो सबसे पहले कमेंट करता है। राइट, तो ये सबसे पहले कर ले। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अब कंटिन्यू आपको बैक टू बैक क्लासेस वगैरह मिलने वाली है किसकी, स्टैटिक जीके की, ताकि हमारी जो तैयारी है वो परफेक्टली हो पाए। राइट, तो यहां पे तीसरा प्रश्न कहता है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। जब कोई मान लो से कि साबुन आप नहा रहे हैं और साबुन का एक बुलबुला है ये वाला, ठीक है, इसको जब हम आवेशित करते हैं तो क्या परिवर्तन आता है इस बुलबुले के आकार में, छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर फूट जाएगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब इस बुलबुले को आवेशित करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इसकी जो त्रिज्या है ये वाली अभी 1 है, तो यहां पर इसकी बढ़ के थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, या फिर 2 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, परिवर्तन ये आएगा कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब त्रिज्या बढ़ जाने का मतलब ये है कि उसका आकार बढ़ जाना। राइट, तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों तरीके से ऑप्शन आपको मिल सकता है, या तो त्रिज्या बढ़ जाएगी ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर उस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके विरुद्ध उसका उल्टा रहेगा, आकार घट जाता है या फिर त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन परमानेंटली यहां पर याद रखना है कि जब भी किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्लियर है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो व्यास है, ये वाला जो यहां से यहां तक केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा जो व्यास है ये बढ़ जाता है, तो ये भी सही। ठीक है, तीनों तरीके से ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो अब देखें आगे, यहां पर क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाती है, बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है, बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा यहां पर कंप्लीट हुआ। चौथे वाले पे जो चौथे वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़े, इसमें क्या बोला है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। कि बत्ती वाला एक स्टोव है जो आपने देखा है, ठीक है, जो पहले इस्तेमाल करते थे, अभी तो खैर नहीं है, अभी कोई मतलब बहुत गांव में कई बार इस्तेमाल करते भी है अभी भी, लेकिन वैसे उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो बत्ती वाला स्टोव होता है जिसमें धागे नुमा बत्तियां पूरी लगी हुई होती है, ठीक है, उसमें केरोसिन क्या होता है, केरोसिन बत्तियों के माध्यम से ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने का कारण क्या है, किस तरीके से जाता है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है। ठीक है, वो कारण आपको बताना है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। क्या कारण है, सिंपल सा फंडा है कि इसका जो कारण है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर लें, अदरवाइज नहीं पता है तो यहां पर देख लें। ठीक है, तो इसका केरोसिन के ऊपर जाने का कारण है यहां पर क्या, पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, केरोसिन ऊपर जाता है। राइट, तो इस तरीके से ये है। तो यहां पे इसका एक ही ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव। राइट, ये है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर भी हल्का फुल्का आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना है तो वायुमंडलीय दाब मैंने टोटली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, पूरा एक क्लास है। उसके बाद पृष्ठ तनाव के ऊपर एक क्लास पूरी पर्टिकुलर अलग से बनी हुई है। तो फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से और बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका काम हुआ। इसके बाद में 5वें पे आ जाए। 5वां देखो, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन यानी ये वाली पेन, ठीक है, यहाँ पे ये वाली पेन है, तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों। अब जब आप हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं, हवाई जहाज जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से कि आपके यहाँ पर पेन लगी हुई है, आप हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज ऊपर चला गया, बहुत ऊंचाई पर गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कई बार स्याही इसके अंदर से, इसकी रिफिल में से निकल जाती है बाहर, और आपके जो कपड़े हैं, आपकी ड्रेस है जो अच्छे से पहन के गया, वो पूरी खत्म हो जाती है, खराब कर देते हैं।
ठीक है। तो क्या कारण है कि इसके अंदर से स्याही बाहर निकल जाती है? तो यदि आपको पता है तो सबसे पहले आप कमेंट करें, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो देखो इसका कारण क्या है, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम पृथ्वी पर हैं तो उस टाइम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा से कि क्या होता है, वायुमंडलीय दाब लगता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर से लगने वाला जो दाब है वो बैलेंस रहता है और हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी अंदर ही नसों में दौड़ता रहता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कम लगता है, मतलब वायुमंडलीय दाब की जो मात्रा होती है, क्वालिटी होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और इसके अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो द्रव इसके अंदर भरा है, लिक्विड भरा हुआ है स्याही, वो क्या होगी, अब अंदर का दाब ज़्यादा रहेगा, वो बाहर का कम रहेगा, तो क्या होगा, जो स्याही है वो बाहर निकल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है प्रेशर का, ठीक है, दाब का। प्रेशर का ही फर्क है कि इसका दाब और ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होगा, जिसकी वजह से रिफिल बाहर निकल जाएगी। कई बार ऊपर जाने पर क्या होता है कि हमारे शरीर से नाक के थ्रू ब्लड है तो ब्लड भी बाहर निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या है, अंदर से भी प्रेशर लगता है, ठीक है, दाब है, जिसकी वजह से ब्लड पर प्रेशर लगता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन हम पृथ्वी पर हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, दबाव पड़ता है, ऊपर से वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लगता है, जिसकी वजह से शरीर का जो दाब है और बाहर का वायुमंडलीय दाब है वो बैलेंस रहता है, तो हमारा जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर शरीर के नाक से ये ब्लड जो है बहने लगता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास ली है। तो यहाँ पर ये इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब का कम होना, वायुमंडलीय दाब का कम होना, ये इसका कारण है कि इस पेन से क्या होगी, स्याही निकलने लगेगी, राइट। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वीडियो को रोक के लिखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगेगी, खैर कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे जितना हो सके, ठीक है। मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है और आपको भी थोड़ी सी मेहनत कर देना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। आपको बस इतनी सी मेहनत करना है, ठीक। और आपको यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसको लिखना चाहे लिख ले, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लें, ठीक है। और नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास हजारों बुकें हैं प्रैक्टिस के लिए, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रश्न फिर आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 हमने कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पे 6वां प्रश्न देखो, इसमें यहाँ पर बोला है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। तो जो ऑटोमोबाइल है उनके हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है बस। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यदि आपने दाब पढ़ा है, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था दाब वाला, वो आपने देखा है वीडियो, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर पिछली क्लासेज जो फिजिक्स की है, जो मैंने कंप्लीट करवाई है आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए और एमपीपीएससी के लिए, ठीक है, आप जरूर उसको देखें, ध्यान से समझे, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, ठीक। देखो तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो आधारित है किस पर, पास्कल के नियम पर। किस पर, पास्कल के नियम, पास्कल का नियम पढ़ा है, ठीक है। तो पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल, ठीक है। यहाँ पे सही तरीके से आपको नहीं दिख रहा होगा, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। ये यहां पर सिद्धांत है, ठीक। तो इस तरीके से ये है। अब 7वें पे आ जाओ। तो 7वें पे यहां पर क्या बोला है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। जो भी आंसर आ जाए उसको कमेंट कर देना है, ठीक है। देखो यहां पे बोला है कि बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब तो पता है, ठीक है, दाब नापने का एक यंत्र है, ठीक है। तो बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा इंगित होती है। यदि बैरोमीटर आपको दे दिया जाए और आपके सामने इस तरीके से रखा हुआ है और उसमें जो उसका पाठ्यांक है, उसका जो पारा है वो अचानक नीचे गिरने लगे, तो वहां से आपको ये बताना है कि अब मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है, मौसम की क्या दशा होने वाली है। यदि पाठ्यांक एकदम गिरे तो आपने यदि एक बार भी पढ़ा है इसको तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि यदि किसी भी बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अचानक गिरने लगे तो उस टाइम आंधी तूफान आने की पूरी संभावना रहती है, आंधी तूफान को इंगित करता है,
ठीक है। तो मौसमी दशा जो होगी वो कैसी होगी, तो आंधी तूफान वाली दशा होगी, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या आएगा, आंधी तूफान, तूफान, राइट। तो इसको यहां पे अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक। तूफानी मौसम, 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 राइट, ये यहां पर है। और इसके बाद में, हाँ, और यहां पर इसके बाद में इसके सराउंडिंग के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। यदि यहां पर ये अचानक गिरा तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब गिरेगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसको आप जरूर एक बार देख ले सारे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, उस टॉपिक को। अब यहाँ पे 8वें नंबर पे आ जाएं। 8वें में यहाँ पर ये बोला है कि पानी सर्वाधिक दूर किस छिद्र से जाएगा। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, 3 छिद्र इसमें है। ऊपर से यहाँ पर हम पानी भरेंगे पूरा, उसके बाद इन छिद्रों को सबको एक साथ में खोल देंगे तो सबसे अधिक दूरी पर पानी किस छिद्र के थ्रू जाएगा, ठीक है। 1 नंबर से ज्यादा दूरी तक जाएगा, या फिर दूसरे वाले छिद्र से सबसे ज्यादा दूर जाएगा, या फिर तीसरे वाले पे। यहाँ पे जिन्होंने दाब के बारे में नहीं पढ़ा है वो 100% गलती कर जाएंगे, ठीक है, 100% करेंगे यहाँ पर, और अपना एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर खत्म करके आएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर अच्छी तरीके से वायुमंडलीय दाब के बारे में, पूरा वायुमंडलीय दाब का ही कारण है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये है कि सबसे अधिक किससे जाएगा, आपको कमेंट कर देना है सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ पर जाएगा, तो सबसे अधिक जाएगा किससे, पहले वाले ये छिद्र से। 1 नंबर सबसे नीचे वाला छिद्र है उससे सबसे अधिक दूरी पर जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर इसी से ही जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करके भी मैंने बताया है जब मैंने वायुमंडलीय दाब पढ़ा है, राइट। आपने नहीं देखा है तो देख लेना जरूर एक बार, ठीक। तो अब यहां से इस वाले छिद्र से जाएगा, उसके बाद इससे थोड़ा सा कम रहेगा दूसरे वाले छिद्र से, तो ये लगभग कहां पे आके गिरेगा, ये लगभग यहां पे आके गिरेगा। और ये वाले छिद्र से, तो ये वाला छिद्र लगभग इस तरीके से यहां पे आके गिरेगा, राइट। तो अब यहां पे बताओ तो सबसे दूर कौन सा गया, सबसे दूर पहले वाले छिद्र से गया, ये लास्ट वाला जो नीचे है, ठीक है। तो 1 नंबर छिद्र से सबसे दूर जाएगा, ठीक। किस कारण से, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर ये जल का जो स्तर है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, दाब ऊपर जाने पर कम होगा, ठीक है। वहीं पर सबसे नीचे कितना, सबसे अधिक दाब होगा। तो यहां पर पानी भरा हुआ है सपोज इस तरीके से, तो यहां पर सबसे अधिक दाब कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। दाब क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे सबसे अधिक होगा, और ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पर दाब क्या होगा, यहाँ पर दाब कम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से पानी कम दूरी पर जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर है, तीनों फंड है, राइट। अब इसके बाद देखें यहाँ पे 9वां वाला क्वेश्चन। 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाए, ठीक है। एक ऐसा गुब्बारा है जिसका कोई भार नहीं है, उस गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया गया है या फिर भरा जाए, तो इसका जल में भार होगा। तो जल में इसका भार क्या होगा, ठीक है। उस गुब्बारे को हम जल में डालेंगे तो उसका भार क्या होगा। तो यहां पर ध्यान रखें कि जल में इस गुब्बारे को डालेंगे तो उसका जो भार होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, राइट। आंसर को अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना, इसको 0। तो यहां पर लिखना है क्या, 0। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें 10वें नंबर का, 10वां और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 10 प्रश्न करे हैं, लेकिन कम से कम आपको यहां से 30 से 40 प्रश्न बन के उनके जवाब वगैरह मिले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके आराम से बने हैं, राइट। तो देखिए यहां पे 10वां प्रश्न क्या कहता है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, ठीक है। जब दूध को हम मथते हैं, ठीक है, जब दूध को मथेंगे तो उस टाइम जो क्रीम है, ये क्रीम दूध से अलग होता है, किस कारण से होता है, कौन सा ऐसा बल लगता है जिसके कारण से जो क्रीम है वो दूध से अलग हो जाता है। उसका जवाब आपको देना है लास्ट में यहाँ पर, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था। 2 बल मैंने पढ़ाए थे, अपकेंद्रीय बल और, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ये दोनों बल मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। दोनों बलों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ पर इसका आंसर, चलिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है कि बाहर की साइड लगने वाला बल। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, इस पर जब क्रीम वगैरह इस तरीके से निकालते हैं, मथते हैं उसको, तो जो इसके ऊपर क्या होता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, मतलब जो क्रीम होता है वो बाहर की साइड चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से दूध और ये जो क्रीम है वो अलग हो जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुए। क्लियर।
तो आपको डेली इस टाइप से कम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करते रहना। धीरे धीरे आपकी जो संख्या है प्रश्नों की वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे माइंड में ये बिल्कुल भी ना रखें कि क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन कम नहीं है, क्वेश्चन 10 लिए है लेकिन 10 की जगह अपन ने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए हैं पूरे, इतना यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास है यहाँ तक ही एंड करेंगे, और बाकी इस क्लास को आप शेयर जरूर कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक बार आपने देख लिया, दूसरी बार 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर जब भी आपको अभी रिपीट करना है तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जितने प्रश्न है वो परफेक्ट हो जाए और अगली बार आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।